हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस आगाज सीरीज में जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेई एंड एई एग्जाम्स। और ये जो क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन की खासियत है, पिछले 5 से 6 सालों में जो टीसीएस ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं उन एग्जामों के पैटर्न को क्रैक किया और उन्हीं पैटर्नों पर कैसे कैसे सवाल आजकल टीसीएस पूछ रहा है, बस वैसे ही सवालों का यहां पर पूरा का पूरा समूह है और उसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आगे आने वाली एग्जाम की प्रैक्टिस या आगे आने वाली एग्जाम की हमारी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। क्लियर है? तो यहां पर इनटू दिस सेशन हम जो बात कर रहे हैं, इन दिस 6th सेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रॉ वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर चर्चा चल रही है। कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं आजकल, जरा उसी में बात करना चालू करते हैं। Which of the following is not a physical method of water purification? इनमें से कौन सी मेथड वाटर प्यूरिफिकेशन की फिजिकल मेथड नहीं है? तो एक काम करते हैं, पहले नॉट को हटाते हैं और पहले सोचते हैं फिजिकल मेथड कौन सी है, तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा नॉट वाले को अलग करना। एक एक करके बताना चालू करता हूं। फिल्ट्रेशन में यहां पर हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होती है और मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में होता क्या है, जो हमारा सैंड या फिर मीडियम है वही पार्टिकल को उसके ऊपर रोक लेता है और आगे साफ पानी चला जाता है। तो ये तो फिजिकल मेथड ही हुई ना, दिस इज अ फिजिकल मेथड, कोई चेंज ही नहीं है इसमें। डिस्टिलेशन की बात करते हैं, डिस्टिलेशन या डबल डिस्टिलेशन हमारे पास हो तो उसमें होता क्या है, पानी को बॉईल कराया जाता है, जो H2O है उसका वेपर बन जाता है और सॉल्ट हमारे पास वहीं रह जाता है। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गई। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में H2O के वेपर को हम कंडेंस कराकर अलग कलेक्ट कर लेते हैं, सॉल्ट अलग रह जाता है, इंप्यूरिटी अलग रह जाती है। तो यहां पर कोई केमिकल चेंजेस आए नहीं, सारी चीजें वैसी की वैसी है। फ्लोकुलेशन में हमारे पास व्हाट इज हैपनिंग इज, कोई हमारे पास सेडिमेंट पार्टिकल है, वो सेडिमेंट पार्टिकल के साथ क्या अटैच होगा, तो वो अटैच होगा हमारा कोएगुलेंट, और फिर इनका हमारे पास जो है वो ग्रुप अटैच होगा, ग्रुप इज अटैच। ऐसे कई सारे सेडिमेंट और कोएगुलेंट के ग्रुप बनेंगे, वो सब अटैच होंगे और फिर वो हमारे पास लार्जर फ्लॉक बनाएंगे। वही तो फ्लोकुलेशन प्रोसेस है। लेकिन उस पूरी फ्लोकुलेशन प्रोसेस के अंदर ये जो कोएगुलेंट है इसका हमें चाहिए होता है क्या, रिएक्शन विथ एल्कलिनिटी, तभी तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा AlOH होल थ्राइस। वही तो है जो इन सबके साथ चिपकता है और बड़ा सा फ्लॉक बनाता है। तो यहां तो केमिकल रिएक्शन हो गया ना। तो ये तो फिजिकल है, ये भी फिजिकल है, ये केमिकल है। सेडिमेंटेशन यहां पर होता क्या है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल की ज्यादा होती है वो सेटल करता है, और सेटलिंग ऑफ पार्टिकल वही सेडिमेंटेशन है। तो कोई केमिकल चेंजेस ही नहीं आ रहे, नो केमिकल नो बायोलॉजिकल चेंजेस, सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं ए, बी और डी के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर वाटर डिसइंफेक्शन? वाटर डिसइंफेक्शन के लिए कॉमनली यूज मेथड कौन सी है? तो हमारे पास वाटर डिसइंफेक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्या क्या, पहले वो समझो। हम यूज करते हैं, हमारे पास कई तरह के एसिड्स, अल्कलीज, या फिर हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि KMnO4, ओजोन, HOCl, OCl माइनस, ब्लीचिंग पाउडर, ये कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा वाटर डिसइंफेक्शन में और क्या यूज करा जाता है, तो वो है हमारे पास बॉइलिंग या फिर यूवी रेज। यूवी रेज एक्चुअली में माइक्रोजोम को मार देती है, खत्म कर देती है। बॉइलिंग से भी माइक्रोजोम जो है वो हमारे पास खत्म हो जाते हैं। ये सब जो है ये ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखते हैं।
तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करा देता है ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ऑक्सीडेशन हम कराते नहीं है। हम तो क्लोरीन डालते हैं पानी के अंदर। क्या डालते हैं हम? क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं, ये ऑक्सीडेशन करवाता है, तो क्लोरीनेशन सही आंसर होगा। अगर ये पूछता किस हमारे पास प्रिंसिपल से हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसइंफेक्ट होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन से। किससे? ऑक्सीडेशन से। सेडिमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, फ्लोरिडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड टू डीस्टेबलाइज द कॉलोइड्स। पहली बात तो समझ रहे, डीस्टेबलाइज का मतलब क्या हो रहा है? हमारे पास when clay particles are continuously क्या कर रही है? आपस में मूव कर रहे हैं, रेंडमली, कॉन्टिन्यूसली या फिर रेंडमली कोलाइडिंग, इनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कंटिन्यूसली हमेशा मोशन में रहते हैं, और ये ऐसे ही पूरे पानी में हमेशा बने रहते हैं। यही इनकी स्टेबल कंडीशन है, यही इनकी स्टेबल कंडीशन है। अब हमें इनकी स्टेबल कंडीशन को खत्म करना है। जो इनके ऊपर नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज है वो हटाएंगे तो फिर इनकी स्टेबल कंडीशन खत्म हो जाएगी। उसी को कहते हैं डीस्टेबलाइजेशन कराना। तो कोएगुलेशन प्रोसेस में हम हमारे सब्सटेंस को, वी सब्सटेंस कॉमनली यूज टू डीस्टेबलाइज द कॉलोइड्स, किसको हम यूज करते हैं? कॉलोइड्स का डीस्टेबलाइजेशन कराने के लिए। तो इनको डीस्टेबलाइज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज खत्म करना पड़ेगा। रिमूव नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास इनका क्या हो जाएगा? डीस्टेबलाइज हो जाएगा ये। अब ये करने के लिए क्या करना पड़े? इनके साथ जाके किसी को चिपका दो। किसको चिपकाएंगे? जिसके पास चिपकने की एबिलिटी हो। तो लाइम के पास नो स्टिकी प्रॉपर्टी, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास डिसोसिएट होने की एबिलिटी रखता है, डिसोसिएट इन आयंस फॉर्म। ये भी अभी भी आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, कुछ कर नहीं सकता अकेला ये। एलम, एलम की प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ क्या? हमारे पास CaHCO3 होल ट्वाइस, क्या देता है ये? AlOH होल थ्राइस, जो कि हमारे पास डीस्टेबलाइज करने की एबिलिटी रखता है। क्लोरीन, क्लोरीन का कोई पर्पस नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, द टैंक्स ब्रेथ लेंथ एंड डेप्थ आर दिस मच, द रेट ऑफ फ्लो इज दिस मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटेंशन टाइम। देखो ये सवाल अब फिर से आ गया। ये सवाल, ऐसे सवाल आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको बस फॉर्मूले रटा हुआ होना चाहिए, आप तुरंत चुटकियों में कर दोगे। वॉल्यूम पता है, डिस्चार्ज पता है, डिटेंशन की बात कर ली, तो वॉल्यूम जो होता है इज इक्वल टू व्हाट? डिजाइन डिस्चार्ज जो भी हो इनटू क्या? डिटेंशन टाइम। तो यहां पर आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज तो दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ लीटर्स पर आवर, ठीक है। डिटेंशन टाइम आपसे पूछा है, और वॉल्यूम आपको ऑलरेडी दे रखा है 4 मीटर बाय 8 मीटर बाय 5 मीटर। लीटर को मीटर में किया जा सकता है। लीटर को मीटर में करने के लिए या मीटर को लीटर में करें एक ही बात है, तो या तो मीटर क्यूब को लीटर में कर लेते हैं। मीटर क्यूब को लीटर में करेंगे तो ये मीटर क्यूब बना हुआ है, तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। तो ये बन जाएगा 8 5 40 और 40 4 160। तो 160 इंटू 10⁻³ लीटर इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ लीटर्स पर आवर। लीटर से तो लीटर गया, 10⁻³ से 10⁻³ गया, ये इससे जाएगा 20 टाइम्स,
तो यहां से डिटेंशन टाइम आ जाएगा 20 आवर्स के बराबर, विच इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। जनरली इतनी होनी नहीं चाहिए। क्या आंसर आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यहां पर, द डिजाइन पैरामीटर फॉर फ्लोक्यूलेशन इज गिवन बाय अ डायमेंशनलेस नंबर जीटी। ठीक है, where g is the velocity gradient and t is the detention time। ठीक है, values of gt ranging from 10 to the power 4 to 10 to the power 5 are commonly used with t ranging from 10 से 30 मिनट। The most preferred combination of g and t to produce smaller and denser flock is। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत सही सा है। बहुत सही सा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, अगर बारीकी से सारी चीज पता हो तो बहुत सही रहता है। आपके पास यहां पर जो g है वो g डिसाइड करता है क्या? डेंसनेस। g जो है वो डिसाइड करता है डेंसनेस, और डिटेंशन टाइम जो है वो डिसाइड करता है साइज ऑफ फ्लॉक। तो हमारे पास g की वैल्यू ज्यादा, फ्लॉक कैसा बनेगा? डेंसर फ्लॉक बनेगा। अगर g की वैल्यू कम तो कैसा बनेगा? लाइटर फ्लॉक बनेगा। ठीक उसी प्रकार डिटेंशन टाइम की वैल्यू कम तो स्मॉलर फ्लॉक बनेगा, और डिटेंशन टाइम की वैल्यू ज्यादा तो लार्जर फ्लॉक बनेगा। अब आपको चाहिए द मोस्ट प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड टी टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर फ्लॉक। तो आपको इतनी सारी कहानी से कोई मतलब अगर नहीं होता तो भी चल जाता। अगर से वो इतना सवाल पूछता कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर फ्लॉक, तब भी आप लगा सकते थे। स्मॉलर फ्लॉक के लिए डिटेंशन टाइम कम चाहिए, डेंसर फ्लॉक के लिए जी की वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो लार्जर जी वैल्यू विथ शॉर्टर टी, आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू जो होती है हमारे पास कोएगुलेशन के लिए इज नियरली अबाउट 300 सेकेंड इनवर्स के बराबर, और जी की वैल्यू फ्लोक्यूलेशन के लिए इज नियरली अबाउट 10 से 75 सेकेंड इनवर्स के बराबर। वहीं डिटेंशन टाइम की बात करें तो डिटेंशन टाइम हमारे पास कोएगुलेशन के लिए यही टाइम हमारे पास जो है वो निकल कर आता है कुछ 30 से 60 सेकंड के बराबर, और डिटेंशन टाइम फ्लोक्यूलेशन के लिए ये आता है हमारे पास कुछ 10 से 30 मिनट के बराबर, या फिर इसे 20 से 30 मिनट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहां पर जब भी हम इसकी बात कर रहे होंगे तो यहां पर हमारे पास पेडल्स भी होंगे, और पेडल्स का जो एरिया होगा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 25% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो है वो हमारे पास जो पूरी मिक्सिंग कराएंगे, वो जो मिक्सिंग कराने के जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स जो होती है, जो पेडल्स होते हैं, पेडल्स का कितना एरिया होता है, तो टोटल सरफेस एरिया के नियर अबाउट 25% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास इनको घुमाने के लिए जो पावर हमें देना पड़ेगा, पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 123 वॉट्स पर मीटर क्यूब पर आवर के बराबर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे पास जो टिप वेलोसिटी है इज नियरली इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, जो हमारी ब्लेड्स की होनी चाहिए। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द टिप ऑफ द ब्लेड जो कि कितनी होनी चाहिए, तो वो है 3 मीटर्स पर सेकंड के बराबर। कुछ बेसिक सा डाटा है जो कि पता होना चाहिए रिलेटेड टू दी कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन टैंक। अगला जो सवाल है, फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग अ फ्लो रेट ऑफ दिस मच, मतलब डिस्चार्ज दे रखा है 432 मीटर क्यूब पर आवर,
What is the required plan area of a type 1 settling tank to remove 90% of the particles having a settling velocity of this much? सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप तो ये पता कर लो कि करना क्या है। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया और डिजाइन डिस्चार्ज बीच में एक रिलेशनशिप है, वो है हमारे पास OFR का। क्या है वो? सरफेस एरिया इज इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन सरफेस ओवरफ्लो रेट। अगर ये पता हो तो सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहां बोला है कि हमें 90% ऑफ द पार्टिकल्स रिमूव करना है हैविंग अ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ दिस मच। तो एक हमें ये भी तो पता है एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन कैसे निकालते हैं, या एफिशिएंसी ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल। 100% पार्टिकल वही निकलते हैं जो कंसर्न साइज के बराबर होते हैं, उससे बड़े होते हैं। अगर उससे छोटे होंगे तो उनका कुछ पार्शियल प्रोपोर्शन ही निकलेगा। उसको निकालने का तरीका क्या होता है? परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, या एफिशिएंसी अगर बात कर लो तो वो होता है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल डिवाइडेड बाय सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल इनटू 100। तो यहां से हमें यह पता है कि एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन 90% आ रहा है, इज इक्वल टू हमारा पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी इतनी है, तो OFR कितना आएगा? बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। कितना आ जाएगा? तो 0.12 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट वुड कम आउट टू बी एज, अगर इसको नहीं भी कैलकुलेट करें तो भी चल जाएगा अपना काम, लेकिन कर ही लेते हैं कैलकुलेट। जीरो 134 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया OFR। अब करना क्या है? सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया आ जाएगा 432 मीटर क्यूब पर आवर डिवाइडेड बाय OFR की वैल्यू है 0.134, सेंटीमीटर्स में है तो मीटर्स में करना पड़ेगा, सेकंड्स में है तो आवर्स में करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी को कैलकुलेशन को मैं यहां लेकर आ जाता हूं। तो ये बन जाएगा इक्वल टू 432 सेकेंड्स को, या फिर आवर को सेकंड में कर लेते हैं, और मीटर क्यूब है, नीचे सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, बाकी मीटर स्क्वायर में अपना आंसर आ जाएगा। तो 432 मीटर स्क्वायर इंटू 100 लिखा ऊपर का सेकंड नीचे के सेकंड से काट देंगे, सेंटीमीटर से 1 मीटर स्क्वायर कट गया, उसका 100 लिख दिया, बचा नीचे हमारे पास 0.134। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, सब कैंसिल आउट हो गए। 134 हमारे पास 432 से जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है। 432 डिवाइडेड बाय 0.134 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो ये बनता है 89.67 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहां से आंसर दिखाई पड़ रहा है 90 के बराबर शुड बी द करेक्ट आंसर, और यही आंसर सही होना चाहिए, यही सही आंसर है। अगला सवाल है जो कि हमारे पास एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव व्हाट। एरेशन का मतलब क्या है? क्लोज कॉन्टेक्ट है, किससे? पानी के साथ।
सॉरी, क्लोज कॉन्टेक्ट है एयर का पानी के साथ, क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। क्या क्या रिमूव कर लेता है ये रिमूव कर लेता है सस्पेंडेड, सॉरी, ये रिमूव कर लेता है डिसॉल्व्ड सॉलिड, रिमूव कर लेगा ऑर्गेनिक मैटर, रिमूव कर लेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ गैसेस, रिमूव कर लेगा हमारे पास कह सकते हैं डिसॉल्व्ड मिनरल, और इसके अलावा हमारे पास कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स। ये सब रिमूव करने के अलावा ये क्या कर सकता है, ये बढ़ा सकता है पानी के अंदर एसिडिटी, ये इसकी खासियत है। तो पूछा जा रहा है कि क्या क्या रिमूव कर सकता है। सस्पेंडेड इंप्यूरिटी एरेशन से रिमूव नहीं होगी, इसको सेडिमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। कलर पानी में एरेशन से रिमूव नहीं होगा, ये हमारे पास रिमूव हो सकता है आइदर बाय द हेल्प ऑफ, ये होगा हमारे पास कहां से, सेडिमेंटेशन से होगा। जो कलर है वो रिमूव हो सकता है हमारे पास इन डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि कोएगुलेशन के टाइम पे, या फिर रिमूव हो सकता है फिल्ट्रेशन के टाइम पे हो सकता है। डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हमारे पास हर तरह के रिमूव हो पॉसिबल नहीं है, डिसॉल्व्ड गैसेस गारंटी से रिमूव होगी। तो डिसॉल्व्ड मिनरल वो रिमूव होते हैं ओनली दोज मिनरल विच कैन प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो सिर्फ वही रिमूव होते हैं, सारे रिमूव नहीं होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। पानी के साथ कॉन्टेक्ट बढ़ाओ, जैसे ही बढ़ाओगे सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी, पानी हमारा जो है वो साफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों दे रखा है, एरेशन वाटर इज डन टू रिमूव, तो रिमूव क्या, डिसॉल्व्ड गैसेस और डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स दोनों ले रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप लेके चल सकते हो कि अगर एग्जामिनर ने आंसर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स लिया है तो फिर हमारे पास उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है कि ठीक है, मिनरल्स का भी पॉइंट जो है वो इन्होंने इसके अंदर ले लिया है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला है हमारे पास डिजाइन पैरामीटर फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट्स आर। अभी हम लोगों ने देखा रैपिड मिक्सिंग यूनिट हमारे पास किसकी बात चल रही होती है, बात चल रही होती है हमारे पास कोएगुलेशन यूनिट्स की। और कोएगुलेशन यूनिट में जो जी होता है यही है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो बताता है कि रैपिड मिक्सिंग है या स्लो मिक्सिंग है, विच इज यूजुअली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन म्यू इंटू वी के बराबर। पी जो है हमारे पास वो क्या होता है, पावर अप्लाइड इन द शाफ्ट। ये क्या होता है हमारे पास, डायनामिक विस्कोसिटी। वी क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें किस किस पे डिपेंड करता है, तो डिजाइन पैरामीटर रैपिड मिक्सिंग की, हमारे पास रैपिड मिक्सिंग चाहिए तो विस्कोसिटी होना जरूरी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होना जरूरी है, वॉल्यूम होना जरूरी है। क्या डिटेंशन टाइम से कोई मतलब है क्या, नहीं, वो तो हम कितने समय के लिए लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, जितना देंगे वैसा फ्लॉक बनेगा। ठीक है, विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों पे नहीं, तीसरा पैरामीटर भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग टैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम अ डीप ट्यूबवेल। अगर डीप ट्यूबवेल है तो यहां पर हमारे पास हो सकता है कि कहां से आ रहा हो, फ्रॉम कन्फाइंड एक्वीफर आ रहा हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास पानी कहां से जाएगा, यहां पर पानी जाएगा वाटर रीचेस फ्रॉम सॉइल सीपेज। सॉइल सीपेज से पानी वहां तक पहुंचता है सीप करते करते, तो हमारे पास वहां पर फिल्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका होता है, फिल्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑलरेडी हो चुका है और वहां से पानी उठा रहे हैं, तो प्री सेटलिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सेडिमेंट पार्टिकल नहीं आता। वहां से हमारे पास
कोई अलग अलग तरह की ऐसी इंप्यूरिटी भी नहीं आती जिसकी वजह से हमारे पास मतलब कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारे पास रिवर में सॉरी हमारे पास जो पानी आ रहा है वो ऐसी जगह से आता है जहां पर जो छोटे छोटे पार्टिकल है बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो रिवर में ही हो सकते हैं। तो हमारे पास किस लिए होगा कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन ओनली फ्रॉम रिवर वाटर। ये कहां से करना पड़ेगा, फ्रॉम रिवर वाटर। फिल्ट्रेशन ओनली, सिर्फ फिल्ट्रेशन कराने की जरूरत है, तो ये भी हमारे पास कहां से करना पड़ेगा, फ्रॉम रिवर वाटर। फ्रॉम रिवर वाटर। डिसइंफेक्शन ओनली, ये बिल्कुल कराया जा सकता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एनीवेयर। तो इसके बचने के लिए डिसइंफेक्शन सिर्फ कराना हमारे लिए पॉसिबल है डीप ट्यूबवेल से पानी निकालने पर। अगला पूछा है फ्लोकुलेशन कौन सा प्रोसेस है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कैसा प्रोसेस है फ्लोकुलेशन, दैट रिमूव्स एल्गी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एफ्लुएंट। तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है। ऑक्सीजन पॉन्ड होता है। क्या ऑक्सीजन पॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई फ्लोकुलेशन प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं। दैट मिक्सेस द कोएगुलेंट इन वाटर, तो कोएगुलेंट को पानी में मिक्स कराता है, ये हमारे पास होते हैं मिक्सर्स, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। दैट प्रमोट्स द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इनटू लार्जर पार्टिकल्स टू एनहेंस देयर रिमूवल बाय ग्रेविटी, यही तो है फ्लोकुलेशन प्रोसेस ही ये है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारा सेशन था जिसमें कि हमने रॉ वाटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। तो अगर आप ऐसे किसी सवालों से अपने आप को जो है वो घिरे हुए पाते हैं तो आपके लिए वी कैन बी हेल्पफुल, और हेल्पफुल के रूप में हम आपको हमारे जो बेस्ट अवेलेबल कोर्सेज हैं हम उनके थ्रू आपको हमारी जो सर्टेन अमाउंट ऑफ टीचिंग, कुछ हमारे पास जो इतने सालों में जो बच्चों का प्यार मिला है और जो हमने इतने सालों में जो सिर्फ ऑथेंटिकेट ही स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है, आप भी उन बैचेस में अपने आप को एनरोल करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। आइदर एनरोल इन दी विजय बैच और इन दी एसएससी जेई बैच 1 और इन दी प्रहार बैच, आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच है, और साथ में नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक का महापैक, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेशन के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप अभ्यास बैच जो है, अभ्यास जेई बैच या फिर अभ्यास प्लस एई एंड जेई बैच, इसमें से किसी में भी एनरोल करके आप बढ़िया तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कंटेंट को बहुत कम समय में बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सो फास्ट ट्रैक बैच में आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन अप टिल हियर। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।